स्टमक कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। ये पहले स्टमक के इनर लाइनिंग से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे गहराई तक जाता है जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है। ये ट्यूमर नियर बाय ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैंक्रियास को भी इफेक्ट कर सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत में गैस्ट्रिक कैंसर के केसेस कम हैं। गैस्ट्रिक कैंसर भारत के पुरुषों में पांचवां सबसे आम और महिलाओं में सातवां सबसे आम कैंसर है। मिजोरम में गैस्ट्रिक कैंसर के केसेस भारत में सबसे ज्यादा हैं। नवंबर का महीना स्टमक कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक साइलेंट किलर है। स्टमक कैंसर का मुख्य कारण जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसकी वजह से पेट के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वह ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। इंडिजेशन, हार्ट बर्न, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट स्टमक कैंसर के कुछ अहम लक्षण हैं। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड स्टमक कैंसर मंथ सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू ब्रिंग अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट हेल्दी कैंसर क्योर्स एंड प्रिवेंशन, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक वेव। हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर श्रीनिवास राउत जी से। डॉक्टर श्रीनिवास राउत करेंटली भारती हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज पुणे में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। He was earlier associated with HCG Ranchi and Paras Hospital, Patna. His expertise lies into adults and pediatric medical oncology, chemotherapy, bone marrow transplant, and hemato-oncology. Welcome to MediCircle, Dr. Srinivas Raut. आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर होता क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं? कुछ इसके बारे में हमें बताएं। पहले तो कोई भी कैंसर हो, कैंसर का मतलब है जो अपने शरीर की जो सेल्स है, पेशियां है, कोशिकाएं है, उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। नॉर्मली बॉडी में हर सेल जो है, ऑलमोस्ट हर सेल उसका एक ग्रोथ का कंट्रोल्ड नेचर रहता है। जो जब कैंसर होता है तो ये जो कंट्रोल्ड नेचर है वो जो कंट्रोल हट जाता है, तो जब वो अनकंट्रोल्ड सेल्स ग्रोथ होता है तो उसको कैंसर कहा जाता है। अभी ये जैसे ही अनकंट्रोल्ड होता है तो उनका नॉर्मल लाइनिंग्स, नॉर्मल बाउंड्रीज, ये सब उनका उल्लंघन करके जब ये जो सेल्स है, कोशिकाएं है, ये जहां पर वो नहीं रहती वहां पर घुस जाती है, तो उसको इन्वेजन, और अगर वो अगल बगल के दूसरे ऑर्गन्स में चली गई तो उनको मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो ये हो गया कोई भी कैंसर। अभी अगर ये स्टमक से शुरू होता है, जैसे स्टमक का जो कैंसर है वो जनरली एडेनोकार्सिनोमा रहता है, लेकिन स्टमक में बाकी भी जैसे लिम्फोमा है, न्यूरोएंडोक्राइन का कैंसर्स है, ऐसे दूसरे कैंसर्स भी हो ही सकते हैं। तो जनरली हम एडेनोकार्सिनोमा के बारे में बात करें, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है या कोई भी अपना जो कोलॉन है, आंत है, पूरा जो इंटेस्टाइन है, उसकी जो इनर लाइनिंग्स है वो किसी एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से बनी हुई रहती है। अभी ये इनका परिवर्तन अगर कैंसरस सेल्स में हो जाए तो उसको हम कहेंगे स्टमक कैंसर। और क्योंकि वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है तो ऑब्वियसली जब हम बायोप्सी करेंगे तो उनका नेचर रहेगा एडेनोकार्सिनोमा, और कभी कभी लेस कॉमनली लिम्फोमा वगैरह भी आ सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग बीमारी होती है। तो जनरली स्टमक कैंसर, इसका मतलब है जो एडेनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, इसको हम स्टमक कैंसर बोलते हैं। अभी देखिए, स्टमक का जो लाइनिंग है वो अंदर से बाहर की तरफ जैसे म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा है, मसल है, सीरोजा है, ऐसे लाइनिंग्स रहता है। अभी कोई भी कैंसर कितना डीप गया है उसके हिसाब से, और अगल बगल के जो लिम्फ नोड्स है, जो स्टमक की ब्लड का जो ब्लड है वो ड्रेन करते हैं या लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स
को उनका लिम्फ नोड्स का जो इन्वेजन है उसके हिसाब से वो स्टेजिंग होगा। ऑब्वियसली जितना छोटा ट्यूमर होगा उसका स्टेज कम होगा, और जितना बड़ा ट्यूमर होगा उसका स्टेज ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे डिलिनेट होता है। अब ये जो स्टमक कैंसर है, ये हमको लेबल करने के लिए कोई भी पेशेंट का हमको पहले तो उसका इमेजिंग करना पड़ता है। किसी भी कैंसर का, सॉलिड कैंसर का अगर स्टेजिंग करना है तो हमको पहले तो कोई तो स्कैन करना पड़ेगा, मानो सोनोग्राफी हो या सीटी स्कैन हो, या कैंसर का एडवांस्ड इमेजिंग मतलब पेट सीटी MRI, ऐसे पेट इमेजिंग करना पड़ेगा। उससे हमको पता चलेगा ये कितना फैला हुआ है। अगर ज्यादा फैला हुआ नहीं है तो स्टेज 1, 2 रहता है, थोड़ा ज्यादा फैल गया तो स्टेज 3 होता है, फिर और पूरे अगल बगल के ऑर्गन्स में फैल गया तो उसका स्टेज 4 हो जाता है। तो ये हो गया स्टमक कैंसर। अभी ये स्टमक कैंसर ये क्यों होता है? बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टमक कैंसर क्यों होता है। तो ऑब्वियसली स्टमक कैंसर, स्टमक को जो कुछ भी कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये अंदर बॉडी का, शरीर का अंदर वाला ऑर्गन है, तो उसके कांटेक्ट में क्या आएगा? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो फूड आएगा। जी बिल्कुल। अभी ये फूड में कितने कार्सिनोजेंस है? या तो बॉडी के इनहेरेंट जेनेटिक म्यूटेशंस उसको प्रीडिस्पोज कर सकते हैं, या फिर उसको स्टमक को एक्सपोजर आएगा तो आएगा कैसे आएगा? फूड से आएगा। जो कुछ भी फूड से आएगा, ड्रिंक से आएगा, जो कुछ भी है। तो इसमें कितना उसको कार्सिनोजन का एक्सपोजर है? अभी ये कार्सिनोजेंस कैसे आते हैं? बहुत सारे लोग नशा करते हैं। सिंपल स्मोकिंग भी स्टमक कैंसर का कॉज हो सकता है। या तो फिर अगर फूड है तो स्मोक्ड फूड है, हाई सॉल्ट सॉल्टी फूड्स है, इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड्स है, राइट। या फिर या कुछ ऐसे एक तो क्रॉनिक इरिटेशन हो सकता है, जैसे कि अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो स्टमक को, एक एच पाइलोरी बोल के, एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो क्रॉनिक इरिटेशन करता रहता है यूजुअली। ये स्टमक और डिओडिनम के अल्सर्स का भी कॉज रहता है। तो क्रॉनिक अल्सर्स जो है, क्रॉनिक इरिटेशन, ये भी एक कॉज हो सकता है। तो और दूसरा जो चीज मैंने बताया कि जेनेटिक्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये फैमिली में ये कैंसर्स प्रीडिस्पोज होते हैं। जरूरी नहीं उनको स्टमक कैंसर ही रहेगा, उनको दूसरा भी कैंसर रह सकता है, उनको ब्रेस्ट कैंसर रह सकता है, इसोफेजियल कैंसर रह सकता है, कोलोन कैंसर रह सकता है। तो ये फैमिली में अलग अलग किस्म के कैंसर हो सकते हैं, या स्टमक ही कैंसर ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये सारा जो है कुछ कॉजेस हो गए स्टमक कैंसर के। अभी स्टमक कैंसर, और कोई भी अगर पेशेंट आता है हमारे पास तो ऐसे उसको कैंसर है ऐसे बोल के तो आता नहीं है। इवन जो बहुत सारे पेशेंट्स एंटासिड्स पर रहते हैं उनमें भी लास्ट में मेंशन किया हो रहता है कि क्रोनिक कंजम्पशन कॉजेस कैंसर। तो बहुत सारे कॉजेस है। कोई भी पेशेंट अपने पास कैंसर है ऐसे बोल के प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो उसको प्रेजेंटेशन होगा जो कुछ भी है वो स्टमक से रिलेटेड, एसोसिएटेड कोई पेन, किसी को सिंपल एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, किसी को वेग सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो उसको खाना अच्छी तरह से नहीं जा रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, या फिर उसको मोशन अच्छी तरह से पास नहीं हो रही है, या तो खाना खाने में कोई दिक्कत, या फिर जो है बस अनइजीनेस, इतना भी कंप्लेंट हो सकता है। अगर अल्सर है और वो ब्लीडिंग कर रहा है तो हो जी। सकता है उनके स्टूल्स में, पैखाने में जो है एक तो ब्लड, या फिर पैखाना काला हो रहा है, ऐसे कंप्लेंट रह सकता है।
या वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो और उनका उसका वॉमिटिंग हो तो वॉमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है, हेमाटेमेसिस भी हो सकता है। तो हमको इसका डायग्नोसिस करने के लिए या जैसे मैंने आपको बताया एक इमेजिंग करना पड़ता है, तो सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोई भी डॉक्टर करता है। तो सर आपने बहुत ही डिटेल तरीके से अभी हमें बताया कि स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर होता क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो कि काफी डाइवर्स हैं और बहुत चीजों के थ्रू स्टमक तक कैंसर आ सकता है, ये तो हम समझ गए। लेकिन सर मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो वो आपके पास किन सिम्टम्स को देखकर या समझ करके आता है, या आप किन सिम्टम्स से समझते हैं कि शायद वो पेशेंट गैस्ट्रिक कैंसर का हो सकता है? आप इन सिम्टम्स के बारे में काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन दिस। जी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पेशेंट किसके पास प्रेजेंट हो रहा है, उस हिसाब से। अगर मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं कैंसर फिजिशियन हूँ, हाँ तो जी। बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स जो है डायग्नोज स्टमक कैंसर के पेशेंट आते हैं। जी। लेकिन कोई भी पेशेंट जनरली जो है डायरेक्टली कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आता नहीं है। सही सबसे बात। पहले वो पेशेंट आता है जनरल फिजिशियन के पास में। तो जनरल फिजिशियन के पास में वो पेशेंट बहुत दिन से फॉलोअप करता रहता है। करेक्ट। तो ये पेशेंट को बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। एक तो सबसे पहला सिम्टम रहेगा स्टमक है। स्टमक तो एक तो फूड बैग है। हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाकर जमा हो जाता है, जी। उसका जो कुछ भी प्रोसेसिंग स्टमक में ही चालू होता है। ठीक। 4 घंटे खाना स्टमक में रहता है। तो अगर पेशेंट को स्टमक कैंसर है तो बहुत बार जो है खाना खाने में दिक्कत आती है। एक तो उसको अर्ली फुलनेस का सेंसेशन आता है, ब्लोटिंग का सेंसेशन आ सकता है, बहुत बार पेशेंट को वेग पेन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर स्टमक कैंसर जो है का स्टमक का जो लाइनिंग है और जो स्पेसिफिक लीजन है वो अगर अल्सरेट हो रहा है, उसका लाइनिंग डिसरप्ट हो रहा है, तो जी। उससे ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो हम्म। उसको पेशेंट को जो है ब्लड का वॉमिटिंग हो सकता है, और वही ब्लड अगर स्टूल्स में चला जाता है तो ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं। तो राइट। या और अगर पेशेंट शुरुआती स्टेज में ऐसे रहे तो ठीक है, लेकिन अगर एडवांस स्टेज में आ रहा है तो बहुत बार स्टमक को जो है पेशेंट को असाइटिस होता है, मतलब पेट में पानी हो जाता है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन से भी आ जाता है अगर बहुत निग्लेक्टेड केस रहेगी तो पेशेंट जो है वो वेग एब्डोमिनल सिम्टम से ज्यादा तरह से प्रेजेंट हो जाता है, चाहे वो पेन हो। बहुत एक्सटेंसिव असाइटिस के पेशेंट वो ब्रीथलेसनेस से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही वेग रहता है। और जो है सबसे पहले जो जिस फिजिशियन के पास में जाता है वो कितना अग्रेसिवली पेशेंट को जो है इमेजिंग एडवाइस करता है, जैसे सोनोग्राफी वगैरह एडवाइस करता है, या अपर जीआईस्कोपी, एंडोस्कोपी कितनी जल्दी एडवाइस करता है, उसके ऊपर स्टमक कैंसर का डायग्नोसिस निर्भर करता है। ऑल राइट। तो मतलब कुल मिला के यूं देखें कि कैंसर का मतलब गैस्ट्रिक कैंसर एक इकलौती ऐसी चीज है जिसमें पेशेंट सीधे तो पहुंच नहीं सकता, कोई दिखने वाली चीज नहीं है कि सामने से पता चल जाए। तो एक्चुअली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता होगा कि पेशेंट कई बार बहुत सारे जनरल फिजिशियंस या स्पेसिफिक अलग अलग डॉक्टर्स के पास बहुत घूमता होगा बिफोर दे एक्चुअली कम टू नो कि उन्हें सही मायनों में गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है। तो ये चीज लोगों को वाकई ये अवेयरनेस हमें जगानी चाहिए कि दे मस्ट बी अलर्ट एटलीस्ट, कि वो अपने जनरल फिजिशियन को, अगर उनको पेट से संबंधित सभी चीजें हो रही हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से भी एक बार पूछना चाहिए कि क्या मुझे पेट से संबंधित कोई टेस्ट या स्क्रीनिंग होती है या करानी चाहिए। तो शायद उसकी आ, जल्दी खोज हो सकती है और हम जल्दी आप तक पहुंच सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि मैं आपसे सीधे गैस्ट्रिक कैंसर को क्या ट्रीटमेंट होता है इस पे ना जा करके सबसे पहले तो मैं प्रिवेंटिव चीज पूछूंगी कि आपने अभी भी कहा कि हमारा पेट जो है थैली है खाना रखने की, और भारतीय खाने पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि गैस्ट्रिक कैंसर को रोकने के लिए क्या कोई खास अच्छी डाइट है, या क्या चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं? कुछ इस पर आप पहले बताएं।
देखिए, स्टमक कैंसर जो है ये अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन जो पुराना लाइफस्टाइल है, जो कन्वेंशनल इंडियन डाइट और जो कन्वेंशनल पुराना इंडियन लाइफस्टाइल था, वो ज्यादा अपने बॉडी को सूट करता है। वेस्टर्न डाइट, फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स, ये जो है ये हमको कम करने पड़ेंगे, सिर्फ ना ही स्टमक कैंसर के लिए, इन जनरल बाकी भी सारी बीमारियों के लिए, चाहे वो हार्ट की बीमारी है या किसी भी किस्म का कैंसर हो, सही बात उनके लिए। है जी। एक तो स्मोकिंग कम करना पड़ेगा। किसी भी किस्म का चीज का नशा जो है वो, एक अल्कोहल जो है वो कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स जो है ये लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओबेसिटी से एसोसिएटेड है। राइट। तीसरी चीज है कि खाना जो है कन्वेंशनल इंडियन डाइट, जो जो कि हाई इन फाइबर डाइट हो, और लो कैलोरी डाइट हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है, इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और ये जो स्मोक्ड फूड है, हाई सॉल्टी डाइट है, ये इसको कम करना पड़ेगा। रेड मीट को जो है कोई भी हार्ट के गाइडलाइंस या कोई भी कैंसर के जो डाइट के गाइडलाइंस है, वो डिस्करेज करते हैं। तो रेड मीट कम करना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बढ़ाना है, और जंक फूड्स, वेस्टर्न डाइट्स, फ्राइड फूड्स, सॉल्टी फूड्स, स्मोक फूड्स, ये कम करने हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल कम करना है। ऑल राइट, तो कुल मिलाकर के हमेशा की तरह यही सिद्ध हो रहा है कि हमारी सभ्यता से जो एक देसी पद्धति में जो भोजन होता था, वो मोस्ट वेल बैलेंस्ड फूड एक डाइट थी। और हमें घूम फिर करके बैक टू आवर रूट्स जाना चाहिए, और वही सादा भोजन जो उत्तम विचार कहा जाता था, उसी पर ही अगर हम लोग फोकस करते हैं तो हम किसी भी तरीके की बीमारी से बच सकते हैं, फिर चाहे वो गैस्ट्रिक कैंसर ही क्यों ना हो। सर मेरा और लास्ट क्वेश्चन आपसे स्पाइसेस है जी। स्पाइसेस भी कम करने पड़ेंगे। जी। स्पाइसेस भी कम करने पड़ेंगे, जो कोई भी स्टमक को इरिटेशन कॉज करता है, ऐसी चीजें कम करनी पड़ेंगी। ओके, हाँ, तो ये तो चीज हमारे यहाँ बहुत है कि हम लोग मसालों का बहुत प्रयोग क्योंकि करते हैं, तो इट क्योंकि हैज टू बी रिड्यूस्ड। इवन अल्सर्स जो है वो भी कभी क्रॉनिक इरिटेशन में कैंसर की तरफ चेंज हो सकते हैं। जी। तो अब ये सारी चीजें तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आगे से। मैं आ जाती हूँ अपने अंतिम प्रश्न की ओर सर, और वो है कि क्या गैस्ट्रिक कैंसर का कोई फुल क्योर या रिकवरी होती है? इसके विषय में आप बता दें। कोई भी सॉलिड कैंसर है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज में उसको क्यूरेटिव इंटेंस से ही ट्रीट किया जाता है। फोर्थ स्टेज जो है सॉलिड कैंसर में, ये जनरली क्योर होती नहीं है। तो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज में स्टमक कैंसर जो है सर्जरी के लिए अमेनेबल रहता है। बार स्टेजिंग हो जाता है पेशेंट का, जैसे बायोप्सी और पेशेंट का इमेजिंग, इसके ऊपर से स्टेजिंग हो जाता है। तो जैसे स्टेजिंग हो जाता है, उसके ऊपर से पहले हम ऑपरेबल कैंसर और इनऑपरेबल कैंसर, इसमें डिवीजन करते हैं। ऑपरेबल कैंसर के लिए हमारा ट्रीटमेंट रहता है कि सर्जरी। तो अगर थोड़ा सा बहुत ही छोटा है तो हम डायरेक्टली सर्जरी भी कर सकते हैं, उसके बाद में कीमोथेरेपी, रेडिएशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा बढ़ा हुआ कैंसर रहेगा जिसको हम डायरेक्टली सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा कैंसर का स्टेजिंग डाउन स्टेज करके हम उसको बाद में सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर उसको एडजुवेंट जो है कीमोथेरेपी या रेडिएशन कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद में जैसे मार्जिन पॉजिटिव है नहीं है, उसके ऊपर रेडिएशन का रोल डिपेंडेंट रहता है। फिर जो है स्टमक कैंसर में जो है अभी रिसेंट में कुछ टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इनका भी रोल आया है। तो ये एडिशनल है। तो ये सब कुल मिलाकर हम जो है पेशेंट को पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज में जो है क्यूरेटिव थेरेपी ऑफर कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेज में जब पेशेंट को असाइटिस वगैरह हो जाता है, तब हमको पैलिएटिव कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, चाहे पैलिएटिव टारगेटेड थेरेपी हो या पैलिएटिव इम्यूनोथेरेपी हो, वो सारा चीज कर सकते हैं।
ऑल राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सर ये सारी बातें हमें समझाई हैं। तो आई एम श्योर कि जैसे सभी कैंसर्स में बोला जाता है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे सही वक्त पे स्क्रीन कर लिया जाए, सही वक्त पे डायग्नोस कर लिया जाए। और जितनी जल्दी हम एक वरिष्ठ परामर्शदाता तक पहुंच जाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं जो स्पेशलिस्ट होता है उस विशेष बीमारी का, तो हम उतनी ही जल्दी ठीक हो सकते हैं और फुल रिकवर हो सकते हैं। तो आगे से हम सचेत रहें और सतर्क रहें। इस बीमारी के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू, इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस शो टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।